विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत पेपर नंबर 10 आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पेपर के अंतर्गत का शेष भाग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आदिकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा। उसके साथ ही साथ हमने आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य के ऊपर प्रकाश डाला। अब हम विशेष रूप से आदिकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण धारा वीर गाथा काल, इस पर जो है तो दृष्टि डालने वाले हैं। वीर गाथा काल के साहित्य को देखने के पश्चात शेष रह जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप रचनाकारों का परिचय, जिसमें अमीर खुसरो, विद्यापति तथा नामदेव है। इन तीन विद्वानों के स्थूल परिचय के पश्चात हमारा यहाँ पर आदिकाल समाप्त होने वाला है। तो चले हम सर्वप्रथम वीर गाथा काल को हम यहाँ पर क्या है सविस्तार देखेंगे। वीर गाथा काल को सविस्तार देखने से पता चलता है कि उसकी जो परिस्थितियां के साथ साथ जो विशेषता हैं वो भी हमारे सम्मुख आ जाती है। तब हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल के नामकरण के संदर्भ में, जैसे कि इससे पूर्व ही मैंने आप लोगों को बताया था, विद्वानों में मत भिन्नता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीर गाथा काल कहते हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इसे चारण काल के नाम से बुलाते हैं। तो इसी प्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसे आदिकाल कहते हैं। तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन इस काल को सामंत काल के नाम से जो है तो क्या है प्रकट करते हैं। इस प्रकार विभिन्न नाम प्रचलित होने पर भी लोकप्रिय नाम हमें दिखाई देता है कि वीर गाथा काल है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि आप देखें तो पता चलता है वीर गाथा काल राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख काल है, सामाजिक दृष्टि से बड़ा ही सोचनीय तथा धार्मिक दृष्टि से चिंतनीय काल रहा है। इस काल में जहां एक और जैन धर्म है, नाथ संप्रदाय है और सिद्धों के साहित्य का निर्माण होता रहा, तो दूसरी ओर राजस्थान में चारण कवियों द्वारा अनेक चरित्र काव्य का सृजन भी किया गया है। चरित्र काव्य का प्रधान विषय वीर गाथा रहा है, इसी कारण वीर गाथा से इसे संबोधित किया गया है। अतः इन काव्यों की वीर गाथा काव्य कहा जाना भी स्वाभाविक है। इन वीर गाथा काव्यों के अध्ययन से उनकी कुछ एक विशिष्ट प्रवृत्तियां हमें जो है तो दिखाई देती है, वो निम्नांकित है। ये प्रवृत्तियां ही इस काल के समस्त काव्य की विशेषताएं हैं। देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बतला रहा था कि आदिकाल का हमने प्रारंभ कर चुका है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां हमने देखी है। इतना ही नहीं, आदिकालीन साहित्य में जो है तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और अपभ्रंश साहित्य पर भी हमने जो चर्चा की है। लेकिन मूल रूप से आदिकालीन साहित्य को या आदिकाल को, वीर गाथा काल को हम देखने के पश्चात उसकी कुछ चुनिंदा विशेषताएं या प्रवृत्तियों पर भी हमें क्या है विचार करना है। तो वीर गाथा काल की हम कुछ मुख्य प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो वीर गाथा काल का यानी आदिकाल का सारा जो है तो आपको जो है तो ज्ञान आत्मसात हो जाएगा। अब देख लीजिए, वीर गाथा काल की मैं विशेषताएं या प्रवृत्तियां बतला रहा था, उसमें नंबर 1 है, इस काल की जो विशेषता है, जो महत्वपूर्ण है, वो है संदिग्ध रचना है। वीर गाथा काल में या आदिकाल में या नाना प्रकार के विद्वानों ने नाना नाम दिए हैं। मैंने आपको ऊपर उसका जिक्र किया है, वीर गाथा काल, चारण काल, आदिकाल, सामंत युग, यह हमें दिखाई देता है कि वीर गाथा काल। तो इस काल की एक खूबी है, ये विशेषता है, ये वो भी महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि संदिग्ध रचना है।
वीरगाथा काल में रचित अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, परंतु इन ग्रंथ की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में संदेह है। इस काल में मुख्यतः 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। नंबर 1 खुमान रासो, नंबर 2 बिसलदेव रासो, नंबर 3 पृथ्वीराज रासो और नंबर 4 परमाल रासो। इन ग्रंथों की भाषा, शैली और विषय वस्तु आदि में निरंतर परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा है। परिणाम ये हुआ कि वो मूल स्वरूप में अपने नहीं रहे, उनका मूल स्वरूप जो है लुप्त हो गया। हर विद्वान ने उसके ऊपर जो है तो कलम चलाई, अपने जो विचार थे, अपना जो उससे संबंधित उनका व्यू था, उन्होंने जो है तो वहां पर जो है तो प्रकट करने का कार्य किया, और परिणाम ये हुआ कि वो मूल रूप से हटकर कुछ और ही बन गया। अतः इन ग्रंथों के रचनाकारों ने ग्रंथ की प्रामाणिकता बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। अब देख लीजिए, कुछ रचनाकार अपनी रचना की मूल कृति से खिलवाड़ नहीं करते, मूल रचना को जो है तो क्या है वो छेड़खानी नहीं करने देते, मूल स्वरूप को बदलने नहीं देते, लेकिन इसके मूल स्वरूप को इन्होंने जो है तो इतना क्या है महत्व नहीं दिया, और इनका मूल स्वरूप ही क्या है लुप्त हो गया। और खुमान रासों के अध्ययन से तो स्पष्ट होता है कि इसमें 16 शती की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये प्रमुख 4 ग्रंथ है, और इनके संदिग्धता के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करते करते आप देखें तो पता चलता है खुमान रासो में 16वीं शती की घटना आई हुई है। अब देख लीजिए, आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से, 1050 से लेकर 1375 है, और वहां पर उल्लेख कौन से घटना का आ रहा है, 16वीं शती की घटनाओं का आ रहा। प्रमाल रासों का स्वरूप अल्लाह खंड में परिवर्तित हुआ सा है। देख लीजिए, अब यहाँ पे प्रमाल रासों को अल्लाह खंड नाम से भी क्या है परिवर्तित किया हुआ है। पृथ्वीराज रासों में अनेक इतिहास बाह्य घटनाओं प्रसंगों को समाविष्ट किया हुआ है। इतना ही नहीं तो भाषा में भी अंतर है। केवल बिसलदेव रासो ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में संदेह नहीं किया जा सकता। अतः यह कहा जा सकता है कि वीरगाथाकालीन ग्रंथ के स्थूल रूप पहचानना अत्यंत कठिन काम है। यही कारण है कि इस काल की रचनाओं के विषय में विचारकों ने संदेश प्रकट किया है। अतः यह ग्रंथ की प्रामाणिकता साबित नहीं कर पाते, इसलिए ये संदिग्ध रचनाओं के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। अब देख लीजिए, मुझे लगता है वीरगाथा काल के संदिग्ध रचनाओं के बारे में जो रासो की मुख्य 4 जो है तो किताबें हैं, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, इस पर मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की। मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे आपके। आया या नहीं आया? नहीं आया तो आप पूछ सकते। आया तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम अगली जो है तो विशेषता की ओर मुड़ते हैं, वो ऐतिहासिकता का अभाव। अब इस काल में रचित अधिकांश वीरगाथाओं में ऐतिहासिकता का अभाव है। ये रचनाएं इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इनमें अंकित संवत, तिथियां और घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। इन रचनाओं में इतिहास की अपेक्षा कल्पना की भरमार है। ऐतिहासिक तथ्य को आधार बनाकर लिखने वाले कवियों में जो सजगता एवं सतर्कता होनी चाहिए थी, वो इनमें दिखाई नहीं देता। अतिरंजित वर्णन से भी ऐतिहासिकता को क्षति पहुंचती है। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की कई स्थानों पर अतिरंजित शैली में प्रशंसा की है। आप लोगों को पता होगा, जब हम आदिकालीन इतिहास देखते हैं तो उस समय में भारतवर्ष में छोटी छोटी रियासतें थी। 5-50 गांव को ही लोग अपना राज्य समझते थे, और इस राजा में जो कवि गण हुआ करता था वो कवि राज नहीं, राज कवि हुआ करता था। कवि राज नहीं, राज कवि हुआ करता था। और राज कवि को तो राजा की स्तुति करना उस समय में क्या है अनिवार्य हो गई थी। यदि राजा के गुणगान का वो वर्णन नहीं करते, उनकी स्तुति नहीं करते,
तो हमें दिखाई देता हो राजकवि के स्थान पर कैसे बरकरार रहते। इन चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को, किसी ने राम का स्थान दिया, किसी ने कृष्ण का, किसी ने नल का, तो कई ने युधिष्ठिर से श्रेष्ठ बतलाकर उनकी अत्युक्ति कर उसकी स्तुति सुमनों का क्या है उन पर वर्षाव किया। वे अपने आश्रयदाता को सर्वश्रेष्ठ और सर्वविजेता घोषित करते थे। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज को इन राजाओं का भी विजेता घोषित किया गया है जो उससे कई वर्ष पूर्व या पश्चात विद्यमान थे। देख लीजिए यहाँ पर एक ऐतिहासिकता के अभाव के संदर्भ में पृथ्वीराज रासों के संबंध में यदि आप देखें तो पता चलता है कि मैंने तो इससे पूर्व ही कहा पहले पॉइंट में, संदिग्ध रच रहे हैं और ऐतिहासिकता का अभाव तो है। अब उस काल का वो राजा भी है नहीं और उससे उसकी तुलना कर दी, उससे उसकी उन्होंने तुलना कर दी, ये जो है तो उचित नहीं है। राजाओं को भी विजेता घोषित कर दिया गया, उसमें कोई कई वर्ष पूर्व के पश्चात विद्यमान थे। देख लीजिए इन कवियों ने अनेक काल्पनिक युद्ध का वर्णन किया, फलता इन रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव हमें दिखाई देने मिलता है। यदि हम आधुनिक काल के कोई विद्वान का आदिकाल के विद्वान से तुलना करते हैं या उसे समकालीन बताते हैं तुलना करते हुए, तो बड़ी खेद की बात है। कितना समय का दोनों में अंतर है और इस प्रकार का जो है तो वर्णन ऐतिहासिकता के अभाव के कारण उस समय के कवियों के माध्यम से हुआ देखने के लिए मिलता है। संकीर्ण राष्ट्रीयता, देखिए वीरगाथा काल की ये एक प्रमुख परिस्थिति है। इसमें संकीर्ण राष्ट्रीयता का हमें जो है तो वर्णन देखने के लिए मिलता है। वीरगाथा कालीन कवियों ने अपने आश्रयदाता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जीविका प्राप्ति के हेतु से कवियों ने अनाधिकार राजाओं और सामंतों की प्रशंसा की है। देख लीजिए जो कभी कभी हमें दिखाई देता है प्रशंसा का एक अलग ही जो है तो रूप देखने के लिए मिलता है कि कभी कभी बबूल का पेड़ जो है ना, बबूल का होता है, लेकिन एरंड भी बबूल का पेड़ होने का दावा करता है। अब आप देख लीजिए बबूल का पेड़ कितना पुख्ता मजबूत अच्छा है, एरंड का पेड़ वैसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि इन कविराजों ने, राजाश्रित कवियों ने सामंतों का या अपने प्रशंसकों का जो है तो वर्णन इस प्रकार से किया हुआ है कि उसमें अति मात्रा में वो वर्णन हमें देखने मिलता है। इतिहास गवाह है कि जयचंद राठौड़ ने पृथ्वीराज चौहान के प्रतिशोध में देशद्रोह किया था, परंतु उसकी प्रशंसा भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश में की और मधुकर भट्ट ने जयमय जय का जस चंद्रिका में की। तो उस समय राष्ट्र शब्द का अर्थ संकीर्ण रूप में लिया जाता था। तो राष्ट्र का नाम यदि आप लेते हैं तो आदिकालीन परिस्थिति में बड़ा ही वो क्या है संकुचित संकीर्ण रूप में था। अतः राष्ट्र शब्द का अर्थ समग्र भारत नहीं था, केवल सीमित अर्थ में अपना अपना राज्य या प्रदेश के रूप में ही उसे ग्राह्य माना जाता था। उस समय के राजाओं ने अपने अधीनस्थ 50-100 गांव जो होंगे उन्हीं को क्या है राष्ट्र समझ लिया था। और ऐसी स्थिति में आश्रित कवि क्या सोच सकता था, उन्हें तो अपने आश्रयदाता का अनुसरण करना ही था। संकीर्ण एवं संकुचित राष्ट्रीयता ही का परिणाम है कि आज भारत का जो मानचित्र है और उस समय का जो हमें दिखाई देता मानचित्र है, इनमें अंतर देखने के लिए मिलता है। भारत का मानचित्र यदि संकुचित राष्ट्रीयता न होती तो कुछ और ही देखने के लिए मिलता। इस प्रकार वीरगाथा कालीन विशेषताओं में संकीर्ण राष्ट्रीयता एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है। अब उसके बाद देख लीजिए हम चौथी विशेषता है आदिकालीन या वीरगाथा कालीन साहित्य की, तो
ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। वीर गाथा कालीन कवियों के काव्य में वीर और श्रृंगार रस की भरमार है। इस काल के काव्य में वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। वीर रस का मामला आदिकाल में यदि आप देखें तो पता चलता है कि बड़े पैमाने पे था। वीर गाथा काल इसीलिए तो उस पर से उसका जो है तो नामकरण भी हुआ है। यही स्थिति श्रृंगार रस की भी थी। तात्पर्य यह है कि वीर गाथाओं में वीर रस और श्रृंगार रस का इतना सुंदर, स्वाभाविक और प्रभावी चित्रण परिवर्तित हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। देख लीजिए कि वीर गाथा कालीन साहित्य के अंतर्गत वीर और श्रृंगार का बड़ा क्या मेल दिखाई देता है। यहाँ पर कवि जो है अपनी तलवार निकालकर लड़ते लड़ते जो है तो तलवार कुछ समय के लिए रख देते थे और कलम निकालकर फिर उसका विवरण चित्रण करते थे। प्रायः योद्धा या वीर कवि भी वीर हुआ करते थे। एक जगह तो ऐसा प्रसंग मुझे पढ़ने के लिए मिला कि जब आदिकाल में या वीरगाथा काल में हम जब देख रहे तो आज के जैसा अणुबम, ड्रोन, प्लेन, वार रूम ये मामले नहीं थे। तब तो लोग आमने सामने जो है तो सुरमाओं की तरह तलवार लेते हुए लड़ते थे और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो एक लड़वैया कवि ने हमें दिखाई देता है कि जंग को अपने आंखों देखते हुए लड़ते लड़ते जो है तो किस तरह से एक योद्धाओं का वर्णन किया हुआ है कि वो जो है तो लड़ रहा है लड़ते लड़ते उसका जो है तो गर्दन जो है तो गर्दन से जो है तो सर अलग हो जाता है, फिर भी उसका जो शरीर है वो जो है तो हमें दिखाई देता है तलवार चलाते 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 लड़ते लड़ते बाद में वो धाराशायी हो जाता है। इस प्रकार का भी वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। केवल वीर और श्रृंगार रस ही नहीं, वीर गाथाओं में वीर और श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रस का भी प्रसंगानुरूप चित्रण किया गया है। जैसे रौद्र रस, भीभत्स रस, उसके पश्चात अद्भुत रस, करुण रस के साथ ही साथ शांत रस, तो कहीं कहीं हास्य रस का भी समावेश हमें देखने के लिए मिलता है। अब देख लीजिए ये वीरगाथा कालीन पांचवी जो परिस्थिति है, परिस्थिति के बजाय विशेषता या प्रवृत्ति है, उसको हम देखें तो पता चलता है कि युद्ध का सजीव वर्णन। मैंने अभी बताया आपको कि युद्ध का ये जो है तो कवि केवल कवि नहीं थे, योद्धा भी थे और तलवार चलाते चलाते कलम भी चलाना सीख गए थे और युद्ध का वर्णन इन्होंने जो है तो अपने जो है तो साहित्य में किया हुआ है। ये एक प्रमुख विशेषता उसकी हमें देखने के लिए मिलती है। अब युद्ध वर्णन की जैसी सजीवता वीर गाथाओं में मिलती है वैसी शायद अन्य साहित्य में नहीं मिलती। वीर गाथाओं के युद्ध का वर्णन मूर्तिमान बिंबग्राही बना हुआ है। कारण यही है कि हमें दिखाई देता है कि इस समय के विद्वानों ने यहाँ पर युद्ध का वर्णन करते हुए रण क्षेत्र में ही कलम का जो है तो क्या है कार्य करते हुए कलम के वे धनी बने हुए थे। वे तलवार की भी धनी थे और कलम के भी धनी थे। आवश्यकता अनुसार वो रण क्षेत्र में अपना पराक्रम और शौर्य का भी परिचय देते थे परिचय देते रहे। इस काल में बाहरी आक्रमण और भीतरी कलह का जोर रहा है, अतः कभी अपने आश्रयदाताओं के युद्ध के लिए उकसाते या प्रेरित भी करते थे। कवियों का बड़ा मोल रहा है, योगदान रहा है। हम जब भी देखते हैं युद्ध वगैरह होता है तो कवियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। वो सैन्य में, फौज में, सैनिकों में वीर श्री बढ़ाने के लिए उन्हें जो है तो क्या है आहुति देने के लिए, बलिदान देने के लिए, उन्हें जो है तो प्रेरित करने के लिए जो है तो कुछ गीतों का उसका भी सृजन किया करते थे। आज भी हम देखते हैं हमारे जो जवान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए
उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनमें जो है तो वीर श्री जागृत करने के लिए, उसमें जो है तो इन सैनिकों में जो है तो क्या देश के प्रति समर्पण की भावना निर्माण करने के लिए कुछ, जैसे कि सैन्य का जो बैंड होता ना, बैंड बाजा, उसमें देखो परेड के इसके उसके समय में पहले बैंड बजते चलता, पीछे से परेड चलती रहती है, तो इस प्रकार के जो है तो गीत गाए जाते थे। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने एक गीत गाया था आधुनिक काल में, चल मर्दाने सीना ताने हाथ हिलाते पांव बढ़ाते मन मुस्काते गाते गीत। यह अभी हमारा एक फिल्म बनी थी कोई, कर्मा नामक फिल्म, मेरा कर्मा तू, है ना, इस प्रकार के उसमें वो डायलॉग वगैरह थे। ये भी जो तो सैन्य को जो है तो क्या है बढ़ावा देने के लिए, उनमें जो है तो राष्ट्रीयता जागृत करने के लिए इस प्रकार का कार्य हुआ करता था। और इसके लिए वीरगाथा कालीन कवि अपवाद नहीं था। वीरगाथा में चित्रित युद्ध के मूल में नारी रही है। सुंदर नारी के प्राप्ति की अभिलाषा से कई युद्ध हुए हैं। युद्ध का कारण नारी प्राप्ति की अभिलाषा मान ली भी गई, तो नारी के रमणीय और कोमल रूप का भी वर्णन इन कवियों ने किया हुआ है। बल्कि समय आने पर नारी चंडिका का भी रूप धारण कर सकती है, यह भी दर्शाया हुआ है। इन कवियों ने नारी सौंदर्य के वर्णन में एक से बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत किए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए, वीरगाथा कालीन जो है छठी प्रवृत्ति मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, वो है प्रकृति चित्रण। प्राय प्रकृति चित्रण हर काल में रहा है। हर काल में हमें दिखाई देता है कि प्रकृति के चित्रण पर जो है तो विद्वानों ने, कवियों ने जो है तो अपनी अपनी कलम चलाई है, क्योंकि प्रकृति का चित्रण ही तो मूल रूप में जो है तो कवि जो है तो उस पर कलम चलाने के लिए प्रेरित होता है। अभी वीरगाथा कालीन कवि प्रकृति चित्रण के प्रति इतना सजग नहीं था, वो उदासीन था। वीरगाथा में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूप में ही चित्रण मिलता है, परंतु स्वतंत्र रूप में कवियों ने प्रकृति का चित्रण बहुत कम मात्रा में किया हुआ है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिकतर वर्णन हुआ है। प्रकृति चित्रण की उदात्त शैली इन वीर गाथाओं में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। प्रकृति चित्रण का उल्लेख मात्र आवश्यक है। अब देख लीजिए, हम प्रकृति चित्रण के ऊपर आधुनिक काल में या छायावादी काल में यह हमें दिखाई देता है कि जब जब भी हम जो है तो हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे और जो जो युग के ऊपर चर्चा करेंगे, उस युग की जो है तो विशेषताएं प्रवृत्ति के समय में ये जो है तो प्रकृति चित्रण हमेशा आने ही वाला है। तो उस समय में किस युग में किस प्रकार का चित्रण हुआ और किस युग में किस प्रकार का हुआ, इसमें अंतर देखने के लिए अभी जो है तो इसमें उदासीनता होने के कारण इस पर ज्यादा चर्चा नहीं है, तो चर्चा नहीं करेंगे। अन्य इस पर उसको डिटेल पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देख लीजिए, नंबर 7 का जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं, वो है रासो ग्रंथ। वीरगाथा काल में रचित जितने भी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उनके साथ रासो शब्द का प्रयुक्त किया गया हुआ है। अब वस्तुतः रासो शब्द काव्य का पर्यायवाची शब्द रहा है। अनेक विचारक रासो शब्द को रहस्य, रसायन से जोड़ते हैं, परंतु मूल रूप में रासक एक छंद है जो अपभ्रंश साहित्य में, जैसे कि संदेश रासक, खुमान रासक, है ना, इस प्रकार के आदि ग्रंथ वगैरह हमें जो है तो प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं ना। कालांतर में यही शब्द रचित काव्य और कथा काव्य के लिए क्या है प्रचलित हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। कि मैंने इससे पहले भी आपको रासो ग्रंथ के जो है तो वर्णन के संबंध में या उस जो है तो ग्रंथों के अंत में रासो शब्द का प्रयोग किया हुआ है। जैसे आपको बताया मैंने, खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना। तो ये रासो रासो शब्द यहाँ पर जो है काव्य के रूप में, काव्य के पर्याय के रूप में यहाँ जो है तो क्या है प्रचलित हुआ है। लेकिन कुछ विद्वानों ने उसका अर्थ अपने हिसाब से लेने के कारण उसमें जो गलतफहमी निर्माण हो रही थी उसे दूर करना हमें अनिवार्य था। अब देख लीजिए, रासो ग्रंथ का भी यहाँ पर जो है तो क्या है ढेर सारा मामला देखने के लिए मिलता है। अब आठवां जो विशेषताएं हैं या आठवीं जो विशेषताएं हैं वो काव्य रूप। अब देख लीजिए, आदिकालीन काव्य किस रूप में, किस दृष्टि में, किस प्रकार में
किस तरह ज्यादा प्रचलित था, उस पर हम जो है तो इसमें प्रकाश डालने वाले हैं। वीर गाथाएं दो रूप से मिलती है, एक प्रबंध काव्य है और दूसरा वीर गीतों के रूप में। प्रबंध काव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो है, उसका उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं। वीर गीत के रूप में बिसलदेव रासो है, उसका हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। इस प्रकार काव्य रूपों के दृष्टि से वीर गाथाएं मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में देखने के लिए मिलती है। छंदों की जैसी विविधता इन कृतियों में दिखाई देती है, वैसे पूर्ववर्ती साहित्य में कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि काव्य के छंदों पर अधिक से अधिक मात्रा में वीर गाथा काल में जो तो कलम चली हुई है। विशेष रूप से छंदों के दृष्टि से दोहा, त्रोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, रोला, उल्लाल और कुंडलिया आदि का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। कभी कभी छंदों के प्रयोग में अस्वाभाविकता नहीं आई है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो कवि थे, वीरगाथाकालीन कवि थे, इन्होंने जो है, क्योंकि प्रारंभिक रूप यदि आप देखें हिंदी साहित्य का तो काव्यमय है, वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक चलता है। और आधुनिक काल में गद्य साहित्य आता है, पद्य नहीं आता। पद्य प्रारंभ से आखिर तक आता है, केवल पद्य ही आधुनिक काल में नहीं आता। गद्य का वहां पर जो है तो बड़े पैमाने पे जो है तो स्फोट हुआ है, बहुत रचनाएं लिखी गई है, उसको हम उस समय में देखेंगे। तो यहाँ पर काव्य के रूपों में जैसे छंद है, छंद में जो है तो छंद के पश्चात अलंकार भी है, इन पर जो है तो ज्यादा कलम चलाई गई है। अब देख लीजिए नौवा यहाँ पे जो है तो विशेषता का भाग हम देख रहे हैं, वीरगाथा कालीन नवी जो है तो विशेषता या प्रवृत्ति भाषा है। वीरगाथा कालीन कवियों ने वीरता से परिपूर्ण प्रसंगों का वर्णन अपने योग्य भाषा का प्रयोग कर कर किया हुआ है। अब उस समय अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश के साथ साथ जो है तो डिंगल नामक की भी एक भाषा थी। डिंगल तात्कालीन साहित्यिक राजस्थानी भाषा है। डिंगल भाषा वीर रसपूर्ण भावनाओं से अभिव्यक्त करने में सक्षम थी और डिंगल पर तात्कालीन पिंगल का अर्थात ब्रज का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता, परंतु कालांतर में जन समुदाय के संपर्क में आने से ये भाषा परिवर्तित होती रही और इसका शब्द भंडार विस्तृत होता गया। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, उसी प्रकार अरबी, फारसी के शब्द और तद्भव शब्दों के इसमें जो है तो क्या है बहुलता देखने के लिए मिलती है। अब देख लीजिए भाषा जो है डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश और ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन भाषाओं का भी जो है तो उस समय में मामला देखने के लिए मिलता था। इन सभी भाषाओं का हमें दिखाया था, देशी विदेशी है ना, जो है तो रूप मिलकर एक अनोखा रूप यहाँ भाषा का देखने के लिए मिलता। पर विशेष रूप से लोगों ने डिंगल में तो किसी ने हमें दिखाई देता है कि ब्रज में, किसी ने अवधि में, किसी ने अपभ्रंश पे लिखने का क्या है प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। अब हम वीरगाथा कालीन अंतिम प्रवृत्ति जो है वे यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जनजीवन से दूर। अब देख लीजिए वीरगाथा कालीन ग्रंथों में जनजीवन का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि वीरगाथा कालीन समग्र साहित्य जन सामान्य से बहुत दूर रहे। इस युग का कवि आश्रयदाता के दायरे में ही रहा है और जिस राजा के आश्रय में राजकवि के रूप में यहाँ पर जो है तो कवि थे, प्राय कवि उन्हीं का ही जो है तो चित्रण करते थे, उन्हीं का ही बखान करते थे, उन्हीं के ऊपर रचनाएं सृजित करते थे, है ना। उन्होंने जन जीवन से या सामान्य जन से कोई सरोकार नहीं रखा था, सामान्य व्यक्ति को साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया हुआ था। दूसरे शब्दों में कवि सामंतीय जीवन के घेरे में जी रहे थे। अब देख लीजिए जन सामान्य से संपर्क स्थापित करना उसे आवश्यक महसूस नहीं हुआ, इसलिए इन ग्रंथों में तात्कालीन राजाओं का जीवन चरित्र ही है और जन सामान्य के जीवन का बड़ा अभाव देखने के लिए मिलता है।
जैसे आधुनिक काल में हम देखते हैं कि व्यक्ति को, मनुष्य को साहित्य में लाने का कार्य किया गया, वैसा जो है इस आदि काल में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वीर गाथाकालीन साहित्य ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से अपना महत्व रखता है, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे साहित्य का और भी अधिक महत्व है। इस काल के साहित्य में राजस्थान के प्रचलित इतिहास से सजीव झलक देखने के लिए मिलती है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि वीर गाथा काल या आदि काल या सामंत युग, इनका जब आप विवरण देखते हैं तो पता चलता है कि यह काल हिंदी साहित्य के लिए कितना महत्वपूर्ण काल है। ये साल की बड़ी उपलब्धि है, इस साल की बहुत जो है तो हिंदी साहित्य को देन है। ये समझते हुए हम यहाँ आदिकालीन वीर गाथा काल को समाप्त करने का आपके सम्मुख जो है तो प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आदिकाल का मामला यहाँ पर जो है तो विशेषताएं